हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा और आज हम करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि उसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके अंदर मैथमेटिकल वर्क बहुत ज्यादा है तो उसको बच्चे थोड़ा मुश्किल समझते हैं। खास करके मेडिकल के जो बच्चे होते हैं उनको ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि मैथमेटिकल काम बहुत ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर। तो ये तभी आसान हो सकता है अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को, कोर को समझ लेते हैं इस चैप्टर की कि इसमें हमें बेसिकली करना क्या होता है। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स की हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज इस वीडियो में, और अगली आने वाली वीडियोस में इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर के आऊंगा और उसके अंदर फिर हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स से। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, हर किसी को इस बारे में पता है। अगर मैं किसी से पूछूंगा कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो हर कोई यही बोलेगा कि सर केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, इवन के कई बार सिंगल सब्सटेंस भी कन्वर्ट हो जाता है एक नए सब्सटेंस के अंदर। तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और अगर हम देखें कि ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर। ओके, सबसे पहले फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? फिजिबिलिटी का मतलब होगा कि क्या किन्हीं भी दो चीजों में रिएक्शन हो जाएगा, क्या कोई भी दो चीजें आपस में रिएक्शन करेंगी। अगर मैं पानी और दूध लेता हूं, उनको आपस में मिला तो क्या कोई रिएक्शन होगा? ठीक है, तो हर दो चीजें बेटा रिएक्शन नहीं करती। क्या कोई रिएक्शन होएगा कि नहीं होएगा, यह डिपेंड करता है उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर। अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट तक जाएंगे अगर वो रिएक्शन फिजिबल है तो। और फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ रखा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसमें इस बारे में सभी कुछ बताया गया कैसे हम किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। दूसरा यह है कि एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब कि अगर मैंने 100% रिएक्टेंट दिया तो क्या मेरे को 100% ही प्रोडक्ट मिला, या मेरे को 90% प्रोडक्ट मिला, या मेरे को 80% प्रोडक्ट मिला, क्या सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? ओके, तो कितना एक्सटेंट रिएक्शन का कंप्लीट होता है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है, इस चीज को समझने के लिए हमने एक चैप्टर पढ़ रखा है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उस केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इस चीज को समझते हैं कि कितना रिएक्शन कंप्लीट होता है और कितना रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन तीसरी चीज जो मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं वो ये है कि कुछ रिएक्शंस इस दुनिया में काफी स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शंस इस दुनिया में बड़े फास्ट होते हैं कि मैंने दो लिक्विड को आपस में मिलाया, झटक से रिएक्शन हो जाता है, झटके से रिएक्शन हो जाता है। तो वो रिएक्शन जो है वो इतनी जल्दी कैसे होता है? इवन के कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनको कई महीने लग जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसको कई दिन कई महीने लग जाते हैं जंग लगने में लोहे को। तो वो काफी स्लो प्रोसेस है, ये काफी फास्ट प्रोसेस है। तो ऐसा क्यों? तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है इसको पढ़ने के लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चे? इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स को। ओके, तो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब मुद्दे की बात यह है कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। केमिकल का तो मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ केमिकल की बात होने वाली है, और जाहिर सी बात है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल्स की ही बात करेंगे भाई। ठीक है, तो केमिकल्स की बात होने वाली है। लेकिन काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूव करना, मोशन, मोशन पैदा करना। ओके, तो जो काइनेटिक है वो एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है जिसका मतलब होता है मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जब हम। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब हुआ? ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो रिएक्शन रेट के साथ डील करती है। रिएक्शन रेट्स का मतलब क्या होगा भाई? रिएक्शन रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, और वो रिएक्शन किस किस रास्ते से गुजरते हैं, उसका पाथ क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या है और इसको कैसे डील किया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स किस चीज के साथ डील करता है, ए स्पॉन्टेनिटी, बी रेट,
सी एक्सटेंट और डी नन ऑफ दीज। तो बेटा हमने अभी भी पढ़ा कि जो स्पॉन्टेनिटी है, जिसको फिजिबिलिटी भी कहा जाता है, ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है, रेट को हमें केमिकल काइनेटिक्स बताता है और एक्सटेंट को केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है। तो मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, रेट। ओके, तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की कि इस दुनिया में जो रिएक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, वैसे तो रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं, उनको क्लासिफाई करने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो रिएक्शन कई तरह के होते हैं, जिनमें कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ बहुत स्लो होते हैं और कुछ मॉडरेट होते हैं। अब फास्ट रिएक्शंस कौन से होते हैं? फास्ट रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें मैंने दो चीजों को मिलाया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, चुटकी बजाते ही रिएक्शन हो जाता है। ओके, मतलब कहने का यह है कि इस तरह के रिएक्शन जिनमें आप कह सकते हो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। माइक्रो सेकेंड्स मतलब कि मैंने जस्ट मिक्स करा और झटके से रिएक्शन हो गया। ओके, दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आई तो रिएक्शन हो जाता है। इसके अंदर आमतौर पर आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, आयोनिक रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। जैसे दूध है आपके पास, आप दूध के अंदर विनेगर डाल दोगे, वो पनीर बन जाएगा और नीचे बैठ जाएंगे उसके प्रेसिपिटेट्स और वाटर वाटर ऊपर रहेगा, वो झटके में होता है काम। सो दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और वो एक फास्ट रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर आप एक एसिड लेते हो, एक बेस लेते हो, उनको आपस में आप मिक्स करते हो तो वो सॉल्ट बन जाएगा और वाटर वाटर आपका ऊपर आ जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो फास्ट रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन, किसी भी चीज को जला देना कंबशन रिएक्शन होता है। मेरे पास कार्बन है, कोयला है, उसको मैंने जला दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज अ कंबशन रिएक्शन और वो CO2 को रिलीज करेगा, हीट को रिलीज करेगा। सो दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन। आप सभी इस चीज को समझ सकते हैं कि ये वाकई में फास्ट रिएक्शन है। ओके, तो फास्ट रिएक्शन की मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं, तो जैसे मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं सोडियम क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट को अगर मैं सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो ये सिल्वर क्लोराइड के पीपीटीज बन जाएंगे और सोडियम नाइट्रेट एज इट इज रहेगा। और ये काफी फास्ट रिएक्शन होता है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, यू कैन वॉच दिस पिक्चर। ओके, सो ये चीजें होती हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन उनको कहा जाता है जिनको कई दिन, कई महीने, इवन के कई बार सालों लग जाते हैं, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो इस तरह के रिएक्शंस के कोई मायने नहीं होते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं अपनी स्पीड में, खुदा के भरोसे। ठीक है, और कई दिन, कई महीने और सालों तक उनको लग जाते हैं कंप्लीट होने में। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, आप आयरन को रख दीजिए और उसको देखते रहिए, कब जाके उसकी रिएक्शन होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, आप कह सकते हो कि मॉइस्चर कितना है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है उस जगह पर, तो इन चीज़ों के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जैसे ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये काफ़ी समय लेता है, तब जाके आयरन को रस्ट होता है। ओके, और तीसरे जो हमारा मेन मोटिव है पढ़ने का, वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट, इन दोनों की स्पीड को पता करके क्या करोगे? ठीक है, वेरी स्लो और वेरी फास्ट को पढ़ने के बाद आपका इतना मन नहीं करेगा कि आप इसको, इस चैप्टर की जरूरत है, लेकिन इस चैप्टर की जरूरत उन बच्चों को है या उन केमिस्ट लोगों को है जिनके लिए मॉडरेट रिएक्शन ही सबसे बेहतरीन है। क्योंकि जो रिएक्शन ना स्लो है ना फास्ट है, उनकी स्पीड करने में, फाइंड करने में जो मजा है वो फास्ट और स्लो को फाइंड करने में नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शंस विच आर नाइदर स्लो नॉर फास्ट बट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड्स और रेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप रख देंगे तो वो वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये एक मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन है जिसके कुछ घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है, 2, 4, 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप चीनी को पानी में डालोगे तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा आपको, और इसमें भी कुछ घंटे लगते हैं, कुछ मिनट्स लगते हैं। तो ये भी एक हमारा मॉडरेट स्पीड का ही रिएक्शन माना जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है अगर मेरे पास,
तो ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको भी कुछ मिनट्स या कुछ घंटे लगते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक मॉडरेट टाइप का रिएक्शन होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो मॉडरेट रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड को ही स्टडी किया जाता है। वेरी फास्ट और वेरी स्लो को हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस में, और मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करने में जो मजा है वो किसी और को स्टडी करने में नहीं है। ठीक है, तो अब तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर करते क्या हैं। हम बात करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन की, हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को, और वो जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस के लिए ही हम यूज करते हैं। हम जो वेरी फास्ट और वेरी स्लो है उनके लिए हम डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एंड बोरोन ट्राइऑक्साइड आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। कैन दिस डाटा हेल्प अस टू नो द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड बोरोन। तो ये सवाल है आपके लिए कि क्या आप इस डाटा से रेट फाइंड कर सकते हो। तो बेटा पहली बात है कि नो, एब्सोल्युटली नो। ना का जवाब मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो हमें डाटा गिवन है ये थर्मोडायनेमिक डाटा है, तो थर्मोडायनेमिक डाटा से हम स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक डाटा इज नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन, इट रिलेटेड टू द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी। तो इससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं है। तो कौन से रिएक्शन जो है वो झटक से हो जाते हैं, फटाक से हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। ओके, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है जो फटाफट से हो जाएगा मोस्ट रैपिडली। तो भाई ये जो रिएक्शन है जो फटाफट से हो जाता है वो है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स वाटर। कैसे पता चला? देखिए ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड हमेशा H पॉजिटिव रिलीज करता है और बेस हमेशा OH नेगेटिव रिलीज करता है, और ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये फास्ट रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन ही होगा। बाकी काम जो है वो दूसरे रिएक्शंस का है। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन बी मॉडरेट, वेरी फास्ट, वेरी स्लो या ऑल ऑफ दीज। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो रिएक्शन है वो तीन तरह के हो सकते हैं, मॉडरेट, वेरी फास्ट और वेरी स्लो। तो मेरा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद दोज रिएक्शंस व्हिच अकर एट मॉडरेट स्पीड। तो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। तो अब बात आती है रेट, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन। क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन को ही डील करने के लिए आए हैं, तो भाई इस रिएक्शन के अंदर हमें रेट, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह लीजिए, तीनों का मतलब एक ही है। कई बार मैं इसको रेट बोलता हूं, कई बार मैं इसको स्पीड बोलता हूं, कई बार मैं इसको वेलोसिटी बोलता हूं, लेकिन ज्यादातर जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है रेट। ठीक है, रेट, रेट का मतलब स्पीड। तो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो देखिए इसी तरह से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि कोई चीज है वो पोजीशन आर पर है। मेरे आपके सामने दो पोजीशन आ रही होंगी, एक आर और एक पी। अब कोई चीज है वो आर पोजीशन पर है। ठीक है, कोई गाड़ी है सपोज कर लो, ठीक है, वो आर पोजीशन पर है, और अगर वो आर पोजीशन से पी पोजीशन तक आती है, अगर वो आर पोजीशन से पी पोजीशन तक आती है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि वो कितना मोशन करके यहां तक पहुंची है। ठीक है, और कितने समय में किया, इससे हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, तो स्पीड किसी भी ऑटोमोबाइल की आप लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। सिंपल सी बात है कि कितना पोजीशन चेंज हुआ उसका, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कितना था। चेंज इन पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस तरह से उसकी स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए किसी केमिकल रिएक्शन की, अगर आर का मतलब रिएक्टेंट है और पी का मतलब प्रोडक्ट है, तो किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्टेंट अपनी कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट अमाउंट पर रखता है और धीरे धीरे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। ओके, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो उस केस में हम रेट
का फॉर्मूला लगाते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, चाहे आप रिएक्टेंट की ले लो चाहे आप प्रोडक्ट की ले लो, जितना बदलाव हुआ कॉन्सेंट्रेशन में अपॉन टाइम टेकन, कितने समय में कितना चेंज आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन इसी तरह से मिलेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। आप जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्टेंट्स का ही लेंगे या सभी प्रोडक्ट्स का लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, किसी एक रिएक्टेंट का अगर आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सपोज करो कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कि रिएक्टेंट कितना घटता जा रहा है, क्योंकि एक समय के बाद रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गति से कितनी स्पीड से कम हो रही है और कितने टाइम में कम हो रही है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, और साथ में आपको एक नेगेटिव साइन भी लगाना होता है। सपोज करो कि दिस इज R1 और दिस इज T1 एंड दिस इज R2। R2 माने R2 का मतलब है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड T2 का मतलब है कि कितना टाइम हमने नोट करा है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा आर अपॉन टाइम टेकन। डेल्टा आर का मतलब यहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, ये आपको चीजें समझ होनी चाहिए। और अगर आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कितने समय में, तो रेट ऑफ, इसमें आ जाएगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, P1 P2 आर द इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बी डेल्टा P अपॉन टाइम T। इसमें साइन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मतलब कि ये इंक्रीज हो रहा है, और जो नेगेटिव साइन लगाया था रिएक्टेंट के टाइम पर हमने, उसमें नेगेटिव साइन का ये था कि वो डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो समय के साथ घटती चली जाती है, और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। ओके, अगर मैं एक रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बन के आता है। ओके, कि समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, जो कि आपको रेड लाइन के साथ में शो कर पा रहा हूं, और जो मैं ब्लू लाइन के साथ शो कर पा रहा हूं, इट इज द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ओके, तो इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है विद द, आप कह सकते हो कि चेंज इन टाइम, उसका ग्राफ कुछ नीचे वाले ग्राफ की तरह बन जाता है। तो रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर। तो एक बात याद रखेंगे आप कि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, उतना ही ज्यादा रेट रहेगा रिएक्शन का, उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के कोई मायने नहीं रहते हैं। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है समय के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट होगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे, देखिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स कैसे होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं भाई, मोल्स। ओके, और टाइम के पर सेकंड, तो ये बन जाएगा मोल पर सेकंड, ठीक है, या फिर आप इसको मोल पर लीटर भी बोल सकते हो। ये मोलैरिटी पर सेकंड था, या मोल पर लीटर पर सेकंड बोल सकते हो, मोल पर लीटर पर मिनट कह सकते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट बोल, कैसे भी कर लो। ऊपर आपकी कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स आएंगे, जो मोलैरिटी हो सकता है, मोल पर लीटर आप बोल सकते हो मोलैरिटी को, और नीचे आपका सेकंड, मिनट, घंटा, जो आपको दिल करे वो आप लगा सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके रिएक्टेंट्स गैसेस हैं,
ठीक है, या प्रोडक्ट गैस में है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ गैस फाइंड करना चाहते हो देन आपको गैस के यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर। ओके, तो उस केस में हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो आपको एटमॉस्फेयर ही लगाना होगा। तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड आर द यूनिट्स फॉर गैसेस। तो ये सवाल है कि यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आप अगर गैस के साथ डील कर रहे हैं तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन का भी यह जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि गैस के अंदर हम प्रेशर को मेजर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर नहीं करते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अगला सवाल है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डैश विद टाइम। तो भैया जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करती है विद टाइम, तो इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें लिखा हुआ है डिक्रीजेस। कभी भी ये इंक्रीज नहीं करती है। थर्ड क्वेश्चन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डैश विद टाइम, तो ये इंक्रीज होगी, तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी ही रहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करती है विद टाइम। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए। और केमिकल किनेटिक्स की जो शुरुआत कहाँ से होती है और ये कहाँ से इसका कोर क्या है, इसका नेचर क्या है, क्यों हम ये सब करते हैं, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला जनरेट हुआ, इन सब चीज़ों को आपने इस वीडियो में समझा होगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो बेटा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। अपने टीचर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक